हेलो दोस्तों, एएफएम के मॉड्यूल सी के टॉप 50 एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। मैं क्यों इसे टॉप 50 बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण यह है कि जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये हर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके सामने पूछे जा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। एग्जामिनेशन में दोस्तों एएफएम का एग्जामिनेशन का लास्ट 10 साल का पेपर हमने देखा है और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको ध्यान से खुद से ट्राई कीजिए, एक्सप्लेनेशन को सुनिए। आपको एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन याद होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन को पेपर को मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि एएफएम में कोई सिलेबस चेंज हुआ नहीं ज़्यादातर। ठीक है, तो मैक्सिमम सिलेबस वही है जो हमारे पहले का सिलेबस था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा अप्रोच जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है नेट इनकम अप्रोच, बी है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, सी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच और डी है अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। क्यों? देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। जो हमारा नेट इनकम अप्रोच होता है, वो नेट इनकम अप्रोच का यूज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों इसका यूज? इट इज़ यूज फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड डिसीजन के लिए हम लोग नेट इनकम अप्रोच का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच की, तो ये एक कॉमन तरीका है और जिसमें हम बॉन्ड यील्ड को रिस्क प्रीमियम के साथ ऐड करके इक्विटी का कॉस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, नाम में लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड यील्ड को किस में ऐड करते हैं, इसमें बॉन्ड यील्ड को रिस्क प्रीमियम के साथ। ठीक है, बॉन्ड यील्ड में हम लोग रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं और हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच की बात करें तो यह भी वाइडली यूज मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है, नाम में लिखा हुआ है, डिविडेंड के ग्रोथ रेट का यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते हैं। और अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में हम प्राइस और अर्निंग के रेशियो का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो नेट इनकम अप्रोच है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज होता है, रादर ये कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। चलिए, अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन और सीएपीएम। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन पे ये सवाल है, इसका सही जवाब है सीएपीएम, यानी कैपिटल एसेट प्राइस मॉडलिंग। तो आप समझते हैं हर एक पॉइंट को। आपको पता ही होगा कि जो हमारा नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, दोनों काम आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये अप्रोच बताता है कि डेब्ट और इक्विटी का बैलेंस कैसे रखा। ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर इसी से डील करता है, क्या डेब्ट और इक्विटी का बैलेंस क्या है। जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल पोजीशन की, तो वो भी एक पुराना मॉडल है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में मदद करता है। लेकिन जो हमारा सीएपीएम है, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग है, ये मेनली क्या करता है कि जो आपका रिस्क है और जो आपका रिटर्न है, रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए ये यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या है, सही है, यानी कि सीएपीएम को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के लिए यूज नहीं करते। चलिए, अगला सवाल है। तो आपने एक चीज़ देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अप्रोच यूज होता है, नेट इनकम अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए नहीं होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए सीएपीएम का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक टैक्स शील्ड है? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है, बताइए। चलिए, तो देखिए, जब हम पहले समझते हैं इसका सही इसका आंसर क्या है। ये देखिए, जब हम इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड देते हैं, मतलब बॉन्ड पे जब इंटरेस्ट देते हैं, तो यह टैक्स डिडक्टेबल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, राइट। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी कि आपको इस पर टैक्स का फ़ायदा मिलता है। मतलब टैक्स डिडक्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि टैक्स एडवांटेज आपको मिलता है इस पर, राइट। टैक्स डिडक्टिबल मतलब क्या हुआ कि आपको इसका टैक्स एडवांटेज मिलता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड टैक्स शील्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल टैक्स शील्ड। ठीक है, जहाँ तक बात है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो ये इन सभी डिपॉजिट पर भी टैक्स शील्ड मिलता है। मतलब इन पेमेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हैं आप। टैक्स डिडक्शन मतलब यही नहीं हुआ कि आपका जो इनकम है उसमें से आप इतना टैक्स को माइनस कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम को। ठीक है, अपने टैक्सेबल, आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से ये माइनस कर सकते हैं, यानी ये है।
तो आपने क्या देखा कि इसलिए जो सभी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। चाहे बॉन्ड पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो या आपको फिक्स डिपॉजिट या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, सब का सब एक टैक्स शील्ड की तरह काम करता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है कि रिटेन्ड अर्निंग ऑफ अ फर्म हैव नो कॉस्ट वाइल अराइविंग एट WACC। देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। रिटेन अर्निंग ऑल्सो हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो इज देयर प्रेजेंट विद रिटेन अर्निंग। फिर अगला ऑप्शन कर रहा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस WACC। तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गलत है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट एक्चुअली क्या करता है, आपके WACC को बढ़ाता है, राइट। फिर कह रहा है कि नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर कह रहा है कि टैक्सेशन इज नॉट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए यह भी गलत है, क्योंकि टैक्सेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो होता है ना, जनरली डेब्ट से ज़्यादा होता है। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी होल्डर को ज़्यादा रिस्क होता है, तो वो ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर दैन द कॉस्ट ऑफ द डेब्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट सब प्रोवाइड करते हैं टैक्स शील्ड, और WACC के केस में इक्विटी का कॉस्ट डेब्ट से ज़्यादा होता है। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेथड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखा जाता है? ठीक है, पहला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। इसमें क्या कैलकुलेशन होता है? सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट का ही कैलकुलेशन होता है। इट डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि आज और फ्यूचर की वैल्यू को सेम ट्रीट करता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है आज का वैल्यू या फ्यूचर का वैल्यू सेम ट्रीट करेगा। फिर है हमारा पे बैक पीरियड मेथड। तो यह भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। इसमें हम सिर्फ यह देखते हैं कि हमारा पैसा कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, यानी हम क्या देखते हैं? रिकवरी टाइम देखते हैं। वी सी आवर अमाउंट विल रिकवर हाउ मच टाइम। फिर ऑप्शन नेक्स्ट का रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी एडवांस मेथड है जो फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है, और यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा, ऑल ऑफ देम नहीं होगा कि बाकी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इट हैज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। क्या मतलब होता है? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द लैंडर एज इज फंड गेट एज्यूर्ड। तो देखिए ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लैंडर के लिए रिस्क कम नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है और अनसर्टनिटीज़ भी होती है। तो ये जो कर रहा है इट रिड्यूसेस द रिस्क कम नहीं होता है कभी। फिर कह रहा है नॉर्मली द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज़ हाई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई होता है क्योंकि इन प्रोजेक्ट में ज़्यादातर पैसा डेब्ट से लिया जाता है, ज़्यादातर पैसा लोन लिया जाता है, दैट्स वाई DER इज हाई। और कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यूजुअली लॉन्ग। बिल्कुल सही बात है, एक प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर पूरा होने तक काफ़ी वक्त लगता है। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि रिस्क कम नहीं होता, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय एन एंटरप्राइज। तो देखिए सवाल, तो हमने 2 पॉइंट अभी सीखा। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा IRR मेथड है वही केवल टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क कम होने की जगह कभी कभी बढ़ भी सकता है, राइट। तो ये 2 पॉइंट हमने देखा यहाँ पे। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जो है सोर्स ऑफ फंड नहीं है फिक्स एसेट के कॉस्ट को मीट करने के लिए बाय एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड टू मीट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ, मतलब कि कोई इंटरप्राइज है वो फिक्स एसेट परचेज कर रहा है, तो फिक्स एसेट को परचेज करने का जो कॉस्ट है उसका कौन सोर्स ऑफ फंड नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट बाय सप्लायर ऑफ एसेट। देखिए मतलब क्या हुआ समझिए कि कोई सप्लायर है वो क्या कर रहा है, वो आपको क्रेडिट पर एसेट देता है, क्रेडिट मतलब उधार में एसेट देता है, तो क्या ये सोर्स ऑफ फंड माना जाएगा? तो ऑब्वियसली माना जाएगा, ये दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड। फिर कर रहा है इंटरनल एक्रूवल। तो इंटरनल एक्रूवल क्या होता है कि इंटरप्राइज के खुद का कमाया हुआ पैसा होता है जो फिक्स एसेट खरीदने के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। फिर कह रहा है डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसे भी फिक्स एसेट खरीदने के लिए फंड मिलते हैं। और फिर कह रहा है डीपीजी, तो ऑब्वियसली बात है डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड ही तो होता है, तो पैसा को कंपनी क्या करेगी, फिक्स एसेट को यूज़ कर सकती है खरीदने में। और डीपीजी क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ये समझिए। अब डेफर्ड पेमेंट गारंटी का मतलब ये होता है कि पेमेंट अभी आपको नहीं मिलने वाला है, आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा, यू विल गेट पेमेंट इन फ्यूचर, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं डीपीजी। तो देखिए डीपीजी बेसिकली फ्यूचर पेमेंट के लिए गारंटी देता है, लेकिन यह फिक्स एसेट परचेज का डायरेक्ट फंड का सोर्स नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, डीपीजी। डीपीजी इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय एन एंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रेशियो है जो कि रिपेमेंट कैपेसिटी बताता है एक बोरोवर का एक टर्म लोन के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है क्विक रेशियो। तो ऑब्वियसली बात है क्विक रेशियो क्या मेजर करता है, लिक्विडिटी मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिपेमेंट कैपेसिटी की, तो ये तो नहीं होगा। फिर कर रहा है TOL अपॉन TNW, यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल इंटेंजिबल नेटवर्थ। अब देखिए क्या मैंने बताया, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेट वर्थ। अब ये रेशियो क्या बताता है समझिए, तो यह रेशियो बताता है कि कंपनी कितने लायबिलिटी के अगेंस्ट कितनी नेटवर्थ होल्ड करती है, कंपनी कितने लायबिलिटी के अगेंस्ट कितनी नेटवर्थ होल्ड करती है, लेकिन यह भी डायरेक्ट रिपेमेंट कैपेसिटी का इंडिकेटर नहीं है। फिर कह रहा है DSCR। देखिए बिल्कुल सही बात है, DSCR इसका सही जवाब होगा। DSCR बोरोवर के रिपेमेंट कैपेसिटी का एक सॉलिड इंडिकेटर है। यह बताता है कि बोरोवर के पास कितना कैश फ्लो अवेलेबल है अपनी डेब्ट को टाइमली रिपे करने के लिए, ठीक है। इसीलिए यह टर्म लोन का रिपेमेंट कैपेसिटी को डायरेक्टली दिखाता है, मतलब बोरोवर के पास कितना फंड अवेलेबल है, कैश फ्लो अवेलेबल है, ताकि वो अपने डेब्ट को टाइमली रिपे कर सके। और DER होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो देखिए यह बताता है कि कंपनी का डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या है, लेकिन रिपेमेंट की कैपेसिटी को एक्यूरेटली नहीं दिखाता। तो हमने क्या समझा कि डीपीजी डायरेक्टली फिक्स एसेट के लिए सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। और दूसरा पॉइंट ये देखा कि DSCR वो रेशियो है जो कि एक बोरोवर की रिपेमेंट कैपेसिटी को एक्यूरेटली मेजर करता है। ये कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। फ्रेंड्स आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको इस प्रकार की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है PDF फॉर्मेट में, तो हमारा कैप्सूल कोर्स है जिसमें सारा PDF अवेलेबल है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है कैप्सूल कोर्स का, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे ऐप पे, जिससे आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। अगला सवाल है, इफ द रिपेमेंट पीरियड ऑफ एन एग्जिस्टिंग टर्म लोन इज इंक्रीज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन DSCR। बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल ये कर रहा है कि मान लीजिए कि हमारे कोई एग्जिस्टिंग टर्म लोन है, उसका रिपेमेंट पीरियड हम बढ़ा देते हैं, तो DSCR पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले DSCR होता क्या है ये समझ लीजिए। DSCR होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अभी मैंने बोला था ना कि रिपेमेंट कैपेसिटी को बोरोवर को इंडिकेट करने के लिए DSCR का यूज होता है। तो ये रेशियो क्या बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है कि अपने डेब्ट या लोन की रिपेमेंट के लिए, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है, हाउ मच मनी इज अवेलेबल टू रिपे द लोन एंड डेब्ट। तो जब हम लोन का रिपेमेंट पीरियड बढ़ा देते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है ये समझिए कि हमने जो रिपेमेंट पीरियड है उसको बढ़ा दिया, राइट, यही हो रहा है ना। तो रिपेमेंट पीरियड को जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा आप ये बताइए। तो इस केस में ये नहीं होगा कि जो आपका मंथली EMI है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। सोचिए जब आप रिपेमेंट पीरियड को बढ़ा देंगे तो मंथली EMI आपका कम हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि कंपनी को हर महीना लोन चुकाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, हर महीना लोन चुकाने के लिए कम पैसा निकालना पड़ेगा। तो जब मंथली EMI कम होता है तो DSCR क्या होता है, तो DSCR आपका बढ़ता है, DSCR बढ़ता है। क्यों, क्योंकि आप रिपेमेंट के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो गया है। समझ में आया, समझ रहे हैं, क्योंकि रिपेमेंट के लिए आप ज़्यादा पैसा, अभी मैंने क्या बोला, DSCR क्या बताता है कि रिपेमेंट के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, राइट। रिपेमेंट के लिए आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके लोन की EMI 50,000 रुपया है, आपके लोन की EMI है 50,000 रुपया एक महीने में, ठीक है, देनी थी। और आपका इनकम 1 लाख है, आपका इनकम कितना है, 1 लाख है। अब अगर रिपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया जाए और EMI 50,000 की जगह 30,000 हो जाए तो आपको सिर्फ 30,000 रिपे करना पड़ेगा, बाकी पैसा तो बचा होगा। इस वजह से क्या होगा कि आपको DSCR बढ़ जाएगा। क्योंकि DSCR क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको रिपेमेंट के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो गया है। समझ में आया, तो इसका सही जवाब होगा इट विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कि हमने क्या देखा, इसका सिंपल मतलब है रिपेमेंट पीरियड बढ़ाओ, EMI कम हो जाती है और DSCR भी हमारा बढ़ जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। EMI मेथड ऑफ रिपेमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बोरोवर। तो EMI मेथड जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है? तो EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें बोरोवर को हर महीना एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है जो उसके लोन के रिपेमेंट के लिए होता है। अब ये किस तरह के बोरोवर के लिए बेस्ट है? वो बोरोवर जिनकी इनकम फिक्स होती है, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर महीने उनको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, इसलिए उनके लिए EMI मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि हर महीने वो आसानी से अपनी EMI पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसका मंथली इनकम 50,000 है, ठीक है। अब उसको EMI 10,000 फिक्स है, तो वो हर महीने अपने सैलरी कैसे आसानी से EMI निकाल सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन सीजनल इंडस्ट्री या फार्मर के लिए इनकम फिक्स नहीं होती, इसलिए उन्हें EMI का सिस्टम ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। बेसिक सा सवाल था, ऑब्वियसली इसका आंसर आप दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक लीज का फीचर नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप लोग देखिए, इस लीज का कौन सा फीचर नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले लीज का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। लीज का मतलब है कि जब एक पार्टी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पार्टी को यूज करने के लिए देती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करती, केवल यूज करने के लिए दे रही है, सेल नहीं कर रही है, ओनली फॉर यूज, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीज, राइट। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि लीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और इसमें लेसी को हर महीना या हर स्पेसिफिक पीरियड के लिए पेमेंट करना पड़ता है, राइट। लेसी को कौन पेमेंट करेगा? लेसी पेमेंट करेगा। लेसर और लेसी दो कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आप जरा ऑप्शन देखते हैं। वन पार्टी एग्री टू अलाउ यूज ऑफ इट प्रॉपर्टी बाय अदर पार्टी, तो सही है। द लेसी हैज़ अ राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि लेसी को प्रॉपर्टी खरीदने का राइट मिला है, जो कि लीज का फीचर नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों इट इन्वॉल्व रेगुलर पेमेंट बाय द लेसी, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए लीज के केस में सिर्फ यूज का राइट होता है, ऑनरशिप का राइट नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूज का राइट होता है। लेसी को केवल यूज कर सकता है, ना कि उसे खरीद सकता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ्लैट लीज पर ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपको सिर्फ फ्लैट यूज करने का राइट मिला है, खरीदने का नहीं। हर महीना आपको फ्लैट के लिए रेंट देना होगा, लेकिन फ्लैट कभी आपका नहीं होगा, समझ में आया? तो लीज में ऑनरशिप का राइट नहीं होता है, सिर्फ यूज का राइट होता है। बहुत सा सिंपल सा चीज़ है। चलिए अब एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ वेट लीज। अब देखिए दो तरह का लीज होता है, आप जानते होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक होता है ड्राई लीज और एक होता है वेट लीज, ठीक है। तो अब बताइए दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे वेट लीज का मतलब होता है कि जो एसेट लीज पर दिया गया है उसको लेसर ही ऑपरेट करता है, लेसी नहीं ऑपरेट करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेट लीज का मतलब क्या होता है कि जो एसेट लीज पर दिया गया है उसको कौन ऑपरेट करेगा? लेसर ऑपरेट करेगा, लेसी उसे ऑपरेट नहीं करेगा, राइट। यह ज़्यादातर केस में ट्रांसपोर्टेशन या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में होता है। वेट लीज के केस में एसेट जैसे कि एक प्लेन, लेसर का क्रू, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के साथ लीज पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एयरलाइन कंपनी दूसरी कंपनी को एक प्लेन लीज पर लेती है, दूसरी कंपनी से एक प्लेन लीज पर लेती है, तो वेट लीज के केस में प्लेन को लीज देने वाली कंपनी को पायलट और स्टाफ उस प्लेन को ऑपरेट करेंगे, समझ रहे हैं? तो जो लीज दे रही है कंपनी, उसके पायलट होंगे, उसके स्टाफ होंगे जो कि इस प्लेन को ऑपरेट करेंगे। एयरलाइन कंपनी सिर्फ प्लेन यूज करेगी। तो वेट लीज का अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं। द लीज एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। द लीज एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, नहीं। द लीज इज फॉर लॉन्ग टाइम, ये सब नहीं है। तो इसका मेन खासियत यह है कि लीज एसेट लेसर के थ्रू ही ऑपरेट होता है, अनलाइक नॉर्मल लीज जिसमें लेसी खुद एसेट को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने देखे लीज से रिलेटेड, और उम्मीद है आपको लीज और वेट लीज के फीचर क्लियर हो गए होंगे, राइट। चलिए अगला सवाल है कि लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो बताइए लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है लीज पीरियड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनर। देखिए लीज एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका लीज पीरियड होगा, ठीक है। तो यानी कि कितने टाइम तक आपको प्रॉपर्टी एसेट यूज़ करना अलाउड है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, यानी मतलब क्या हुआ, जो डिसाइड करता है कि लीज खत्म होने के बाद एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लीज रेंटल और पेमेंट टर्म्स। क्या मतलब हुआ, यानी आपको कितना पैसा देना होगा और किस इंटरवल में देना होगा, ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मान लेते हैं आप एक कार लीज पर ले रहे हैं, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको कितने साल के लिए कार मिलेगी, यानी लीज पीरियड। क्या कार आपको ऑनरशिप के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है या नहीं। और फाइनली ये भी लिखा होगा कि आपको हर महीने कितना पैसा देना होगा,
तो लीज एग्रीमेंट में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इन अ लीज ट्रांजेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट की, जब कोई लेसी यानी कि जो एसेट लीज पर लेता है, जब कोई लेसी एक एसेट लीज करता है तो उस एसेट का टोटल परचेज कॉस्ट या लीज रेंटल अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि उसको बैलेंस शीट में हम लोग नहीं लिखते हैं। उसके बजाय एक चीज़ जो लिखी जाती है वो है राइट ऑफ यूज एसेट। क्या लिखी जाती है? राइट ऑफ यूज एसेट। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सब आपके बुक में दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? राइट ऑफ यूज एसेट लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब लेसी के पास सिर्फ एसेट को यूज करने का राइट होता है, ऑनरशिप नहीं होती है। इस राइट को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग 5 साल के लिए लीज पर ली है अपने बिजनेस के लिए। बिल्डिंग का कॉस्ट या लीज रेंटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो राइट आपको मिला है कि लीज ट्रांजैक्शन में राइट ऑफ यूज एसेट का फॉर्म में दिखाया जाता है, तो लीज ट्रांजैक्शन में लेसी का बैलेंस शीट के एसेट साइड पर राइट ऑफ यूज एसेट दिखाया जाता है, जो बताता है कि लेसी को एसेट यूज करने का राइट मिला है, बस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज सेम एज इन बुक ऑफ लेसी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लीज अकाउंट के 2 टाइप होते हैं, आपको एक पता होगा। एक तो होता है हमारा फाइनेंस लीज और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लीज, राइट। तो जब लेसी की बात आती है तो दोनों लीज का ट्रीटमेंट काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन जब लेसर की बात होती है तो यह ट्रीटमेंट अलग होता है। तो वही कह रहा है कि द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन डिफरेंट इन द बुक ऑफ लेसर। बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन लेसी के केस में दोनों का स्टेटमेंट सेम होता है, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर जहाँ तक बात करें IND AS 116 की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है AS 116 लिखा है ना, ठीक है। तो IND AS 116 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एसेट, पहले क्वेश्चन पढ़िए, द लीज में एलेक्ट नॉट टू अप्लाई द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ IND AS 116 टू लीज फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ लो वैल्यू। तो IND AS 116 क्या कहता है कि अगर एसेट लो वैल्यू की है तो लेसी डिटेल अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ कि एसेट यदि मान लीजिए कि आपका लो वैल्यू है तो लो वैल्यू वाले केस में क्या नहीं कर सकता? लो वैल्यू के केस में जो हमारा लेसी है वो डिटेल्ड अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर सकता है। लेसी कैन नॉट अप्लाई द डिटेल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये सब के सब स्टेटमेंट सही है। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी है जो कि छोटी सी मशीन लीज पे लेते हैं। आपका एक कंपनी है और आप क्या करते हैं कि एक मशीन जो है लीज पर लेते हैं, राइट। इसकी वैल्यू बहुत कम है। आपको इस मशीन के लिए IND AS 116 के कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। चलिए, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सबका सब स्टेटमेंट सही है। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलिए देखते हैं। वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला कह रहा है कि RBI गाइडलाइन रिक्वायर दैट बैंक्स शुड अडॉप्ट ओनली टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। देखिए, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को रन स्मूथ करने के लिए। पहले RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक मेथड जैसे कि टर्नओवर या MPVF वो यूज होते हैं, राइट। तो ये तो गलत है, ओनली लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ईच बैंक इज़ फ्री टू अडॉप्ट इट ऑन मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। हाँ, ये सही है। आजकल बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपना मेथड चूज कर सकते हैं जो उन्हें कस्टमर के लिए सुटेबल लगे। फिर कह रहा है कि RBI गाइडलाइन ओनली परमिट ऑफ यूज ऑफ टर्नओवर मेथड एंड MPVF मेथड। ये भी गलत है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बोरोवर। मान लीजिए कि एक बिजनेस को अपना डेली ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। अब बैंक डिसाइड करेगा कि किस मेथड के थ्रू वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बेस्ड ऑन बिजनेस की रिक्वायरमेंट। तो हर बैंक को अपना मेथड चूज करने की फ्रीडम होती है फॉर असेसिंग वर्किंग कैपिटल। RBI ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एसेट एंड द टोटल करंट लायबिलिटी ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सब में वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है कि बिजनेस का डेली ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं NWC की, नेट वर्किंग कैपिटल की, तो इसका मतलब होता है कि फर्म के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। अच्छा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ टोटल करंट एसेट इंक्लूड होते हैं, बट नेट वर्किंग कैपिटल में यह डिफरेंस निकालते हैं।
जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक दुकान है जिसमें आपके पास 1 लाख का 1 लाख का करंट एसेट है, जैसे इन्वेंट्री हो गया या रिसीवेबल हो गया, ठीक है। रिसीवेबल भी हमारा एक तरह का करंट एसेट होगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये पैसा आपको मिलने वाला है, तुरंत ही मिलने वाला है। और मान लीजिए कि आपका जो करंट लायबिलिटी है वो कितना का है, 60,000 का है, ठीक है। तो जैसे आपका करंट लायबिलिटी, मान लीजिए जो बिल आपको पे करना है, जो आपका पेबल है, ठीक है, तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, जबकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट होता है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का सोर्स है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए सोर्स होते हैं जिसे बिजनेस अपनी डेली ज़रूरतें पूरी करती है। तो यहाँ देखिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा उधार देती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। पब्लिक डिपॉजिट वो पैसा है जो जनरल पब्लिक से डायरेक्टली लिया जाता है। फैक्टरिंग एक यूनिक मेथड है जहाँ पे आप अपने रिसीवेबल को एक फैक्टरिंग कंपनी को बेचकर इमीडिएट कैश ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप आपके कंपनी के कस्टमर ने आपको पैसा देने हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अब आप अपनी रिसीवेबल फैक्टरिंग कंपनी को बेचकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। तो ये सभी के सभी तरीका है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के सोर्स के लिए, राइट। ऑल ऑफ दीज आर द मेथड्स ऑफ रिसीविंग वर्किंग कैपिटल। अब देखिए अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है बोथ टाइप ऑफ फैसिलिटीज बिकॉज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी टू द बोरोवर। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि फंडेड फैसिलिटी का मतलब है जहां बैंक डायरेक्टली पैसा देता है बोरोवर को, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया लोन, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया ओवरड्राफ्ट। नॉन फंडेड में बैंक पैसा ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन वो गारंटी देता है, या आप कह सकते हैं कि वो सपोर्ट करता है, राइट, जैसे कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। तो दोनों नॉन फंडेड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ टाइप ऑफ फैसिलिटी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी। नहीं, अ फंडेड फैसिलिटी में बिकम अ नॉन फंडेड फैसिलिटी इन अ ड्यू कोर्स एंड वाइस वर्सा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बोथ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, ये सही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को गुड्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन पैसा बाद में देना है। अब बैंक कंपनी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, जो ये इंश्योर करेगा कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो बैंक पैसा देगा। तो बैंक डायरेक्टली पैसा नहीं देता, लेकिन गारंटी देता जरूर है, और यही होता है हमारा नॉन फंडेड फैसिलिटी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इन इंडिया, राइट। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का रेगुलेटर कौन होता है? RBI, SEBI, FMC। RBI होता है। इनमें से कौन सा कथन जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही है, ठीक है। तो पहला कह रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत। सिमिलर मतलब सिमिलर किस सेंस में? चलिए सिमिलर मानते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली लिक्विड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, अब देखिए ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये OTC होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज प्रोडक्ट होता है। मतलब सिमिलैरिटी तो है दोनों में, राइट, कि मतलब हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर के प्राइस को फिक्स कर रहे हैं आज ही के डेट में, ठीक है, जो कि हमारा एक तरह का दोनों में यही चीज़ का सिमिलैरिटी है। और लिक्विड तो होता ही होता है कि एक सर्टेन डेट को जो है आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को ये कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन स्वैप के बारे में गलत है? बहुत अच्छा सवाल है। स्वैप के बारे में गलत कौन सा कथन है? एक बार मैं आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। देखिए दोनों में आप फ्यूचर में कोई एसेट बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज रेट पर ट्रेडेड होता है, जैसे कि NSE या BSE। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट होती है, जैसे OTC पे, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लिक्विड होते हैं, क्योंकि इनको ईजिली आप बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है स्वैप के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, स्वैप एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लो या लायबिलिटीज़ को एक्सचेंज करती है, ठीक है। दो पार्टीज हैं, ये अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है। यह कस्टम टेलर्ड होते हैं, यानी OTC होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, और मतलब कि इन्हें एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जाता। बहुत सारी कंपनी इन्हें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द कस्टम टेलर्ड बायलैटरल एग्रीमेंट, बिल्कुल सही। इट इज़ OTC प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। यूज ऑफ द प्रोडक्ट नॉट अलाउड इन इंडिया, ये गलत है, क्योंकि स्वैप का यूज इंडिया में अलाउड है। मान लो एक कंपनी है, उसको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना है, लेकिन वो फ्लोटिंग रेट को प्रेफर करती है, राइट। तो स्वैप एग्रीमेंट करके अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकती है, यही होता है स्वैप। इनमें से कौन सा कथन जो है CDS के बारे में गलत है? CDS क्या होता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के डिफॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है,
इसमें बायर रिस्क सेलर को प्रीमियम पे करता है, यानी जो बायर है वो क्या करेगा कि जो रिस्क सेलर होगा इसको क्या पे करेगा, इसको प्रीमियम पे करेगा। बायर रिस्क सेलर को क्या पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा, राइट है कि बायर रिस्क प्रीमियम को क्या करेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, सीडीएस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के डिफॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। इसमें बायर रिस्क सेलर को प्रीमियम पे करता है। लेकिन आप जरा ऑप्शन देखिए, इट इज़ अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट, ये भी सही है। अंडर दिस प्रोडक्ट द रिस्क सेलर पे अ प्रीमियम टू द बायर, देखिए उल्टा कह रहा है, बायर पे करता है, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर मतलब कि सी भी सही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो आप एक सीडीएस बाय कर सकते हैं जो कि आपको डिफ़ॉल्ट होने पर कॉम्पेंसेशन पे करेगा, राइट। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कैश बजट मेथड को कहाँ यूज़ किया जाता है, किस इंटरप्राइज में। तो कैश बजट मेथड उन बिजनेस इंटरप्राइज के लिए बेस्ट है जो सीजनल ऑपरेशन करते हैं। इस मेथड से कंपनी अपने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को प्लान कर सकती है, स्पेशली जब उनके बिजनेस सीजनली फ्लक्चुएट करता है। यह उन्हें बेटर कंट्रोल और प्लानिंग करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है जो फेस्टिव सीजन में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करती है, तो वो कैश बजट को यूज़ करेगी ताकि वो समझ सके कि उनका इन्वेंट्री कब ज़्यादा खरीदनी है और कब कैश रिजर्व मेंटेन करना है, ठीक है। तो सही जवाब होगा सीजनल ऑपरेशन। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CSR इज़ नॉट करेक्ट। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड मनी ऑन CSR। तो यह स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि कौन सी कंपनी CSR एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च करेगी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि लॉ के थ्रू यह डिफाइन किया गया है कि किन कंपनी को CSR के बजट एलोकेट करना पड़ेगा। ऑप्शन भी कह रहा है कि CSR स्पेंड इज टोटली वॉलंटरी एंड देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेंड मनी ऑन इट। यह स्टेटमेंट गलत है। CSR स्पेंडिंग अब वॉलंटरी नहीं रहा, बल्कि काफ़ी कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है। कंपनीज़ को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ में लगाना पड़ता है। तो यह लीगली मैंडेटरी है, इसलिए यह हमारे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट। फिर कह रहा है ओनली स्पेसिफाइड एक्टिविटी आर एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर CSR। यह स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ CSR के अंदर कवर्ड होगी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिवेशन। ऑप्शन डी कह रहा है कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे मैंने पहले बताया, जो कंपनी CSR के लिए लायबल है उन्हें अपने लास्ट 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटी पे खर्च करना जरूरी है। जैसे मान लो कि एक कंपनी को 3 ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको CSR एक्टिविटी में कम से कम 2 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। तो एक बार की पॉइंट समराइज कर ले। मैंने क्या बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 CSR स्पेंडिंग को कंपलसरी बनाता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी CSR के अंदर आते हैं और 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट CSR पे खर्च करना मैंडेटरी है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स में नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी का मतलब होता है सोसाइटी के लिए डोनेशन या चैरिटेबल वर्क करना, लेकिन यह बिजनेस एथिक्स का हिस्सा नहीं है। फिलेंथ्रॉपी एक अलग ही कंसेप्ट है, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। जो फिलेंथ्रॉपी जो कि वॉलंटरी होता है, लेकिन एथिकल बिजनेस बिहेवियर में ज़रूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑनेस्टी। तो देखिए ऑनेस्टी एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एथिकल बिजनेस ऑनेस्टी को फॉलो करता है और अपने डीलिंग और बिजनेस प्रैक्टिस में झूठ या डिसऑनेस्टी से किसी का ट्रस्ट टूट सकता है, जो कि अनएथिकल होता है। इंटीग्रिटी, तो देखिए इंटीग्रिटी का मतलब है कि अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल पे स्टिक रहना एवन अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए। यह भी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। और ट्रस्ट वर्दीनेस भी एक कोर बिजनेस एथिक्स है। अगर आप ट्रस्ट वर्दी हो तो लोग आपके बिजनेस पे भरोसा रखेंगे, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर है फिलेंथ्रॉपी। तो जैसे एक कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट एजुकेशन या हेल्थ केयर पर डोनेट करती है, यह फिलेंथ्रॉपी कहलाता है। लेकिन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस जैसे वैल्यू के बिना बिजनेस एथिक्स काम नहीं कर सकता। तो एक बार की पॉइंट समराइज कर ले इस क्वेश्चन का। मैंने क्या बताया, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस बिजनेस एथिक्स की कोर वैल्यू है। फिलेंथ्रॉपी एक अलग कंसेप्ट है। तो अभी हमने CSR और बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए, साथ ही साथ हर ऑप्शन को सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा MCQs रहता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर।
तो इसका मतलब है कि जब कंपनी, एक तरफ कंपनी है और एक तरफ सप्लायर है, तो जब कंपनी और सप्लायर के बीच कुछ इंटरेस्ट मैच नहीं करते हैं तो यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रॉपर मेजर इशू नहीं होता, यह एक बिजनेस रिलेशनशिप का इशू होता है, यह एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसको एजेंसी प्रॉब्लम कहा जा सकता है। फिर बी कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट कस्टमर। यह तब होता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कस्टमर के इंटरेस्ट को मैच नहीं करती, लेकिन यह भी एक एजेंसी का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का इशू है। ऑप्शन सी कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है जब कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसी को मैच नहीं करती या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, यह लीगल या रेगुलेटरी इशू होता है, एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका ये सही आंसर है। एजेंसी प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट यह होता है कि शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि मैनेजमेंट अपनी सैलरी या पर्क को प्रायोरिटी दे सकती है, जबकि शेयर होल्डर को प्रॉफिट और कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए होता है। यह क्लासिक एजेंसी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जैसे मान लो एक कंपनी का मैनेजमेंट ने अपने सैलरी और बोनस बढ़ा लिए, जबकि शेयर होल्डर को डिविडेंड या कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो यह कैसा प्रॉब्लम है? यह एक एजेंसी प्रॉब्लम है। तो की पॉइंट को समराइज कर लें इस क्वेश्चन का। हमने ये देखा कि एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट, सप्लायर, कस्टमर और गवर्नमेंट के इशू से ये एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अगला सवाल है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है एमिंग एट हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न एंड लो रिस्क। यह पॉसिबल नहीं हो सकता। हाई रिटर्न हमेशा हाई रिस्क के साथ ही आता है, और अगर आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। फिर बी कह रहा है एमिंग एट लो रिस्क एंड लो रिटर्न। ये ऑप्शन तो जनरली सही है, लेकिन ट्रेड ऑफ को फुल एक्सप्लेन नहीं करता। लो रिस्क के साथ लो रिटर्न मिलना नॉर्मल है, लेकिन यह बैलेंस का बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, यह करेक्ट आंसर है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आपको रिस्क और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर आपको रिस्क कम लेना चाहते हो तो रिटर्न उस हिसाब से ही कम होगा। ऑप्शन डी का नन ऑफ द अबव तो गलत है। तो हमने क्या देखा, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिटर्न के लिए हाई वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट जैसे सिप इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं तो रिस्क कम होता है। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब है कि रिस्क और रिटर्न के बीच का एक बैलेंस। सॉरी फ्रेंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स एंड करंट एसेट? नहीं, प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड कैपिटल, ये सही जवाब है। डेब्ट और कैपिटल के प्रोपोर्शन को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है अकाउंटिंग रेशियो कैसे हेल्प करेगा? इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन विद इंडस्ट्री नॉर्म, ऑल ऑफ द सही आंसर है। अगला सवाल है डीएससीआर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डीएससीआर रेशियो को कहाँ यूज करते हैं? पहला कह रहा है जजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल बिफोर देयर इज अ डिफॉल्ट इन रिपेइंग द लोन। यह करेक्ट आंसर है। डीएससीआर का फुल फॉर्म आपको बता दूं मैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो देखिए डीएससीआर यह रेशियो बताता है कि एक फर्म के पास कितनी मार्जिन है लोन की रिपेमेंट करने से पहले डिफ़ॉल्ट होने से रिस्क तक। अगर डीएससीआर ज़्यादा है तो फर्म के पास ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फर्म के पास कितनी मार्जिन है लोन की रिपेमेंट करने से पहले डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क तक, ठीक है। एक तो है लोन रिपेमेंट, ठीक है, लोन का रिपेमेंट करना, और दूसरा है डिफ़ॉल्ट होने का कितना मार्जिन है। तो डीएससीआर यदि ज़्यादा होगा तो फर्म के पास ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन होता है लोन रिपे करने के लिए। फिर बी कह रहा है कि जजिंग वेदर द फर्म हैज़ बोरोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू नेटवर्थ, तो यह गलत है। यह कंसेप्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये देखो एक और चीज़ समझ लीजिए। यदि यही पूछा जाता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि फर्म हैज़ बोरोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू इट नेटवर्थ। तो डीएससीआर मेनली लोन रिपेमेंट और फर्म की इनकम के बीच रिलेशन को जज करता है, ठीक है। और फिर कह रहा है जजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू सर्विस द इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट, यह भी गलत है। डीएससीआर की फोकस डेब्ट रिपेमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का डीएससीआर है 1.5, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को 1.5 टाइम्स कवर करने के लिए इनकम अवेलेबल है। इसका मतलब लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क कम है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1.5 डीएससीआर होने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को, यानी जो भी इनका डेब्ट ऑब्लिगेशन है उसको 1.5 टाइम्स मतलब डेब्ट ऑब्लिगेशन को 1.5 टाइम करने के लिए इतना इनकम है इसके पास कि डेब्ट ऑब्लिगेशन को 1.5 टाइम्स भी कर दिया जाए तो वो उस बर्डन को वो हैंडल कर सकता है, राइट, टॉलरेट कर सकता है। दैट इज़ डीएससीआर।
फिर अगला सवाल है, तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि DSCR लोन रिपेमेंट के लिए सेफ्टी मार्जिन जज करता है, हायर DSCR का मतलब हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बोथ EPS एंड PE रेशियो वैरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर। यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए EPS यानी अर्निंग पर शेयर कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, नाम में ही लिखा है ना, EPS किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर। और PE रेशियो क्या होता है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक प्राइस और अर्निंग की कंपैरिजन करता है। किसको से कंपेयर करेगा, स्टॉक प्राइस को और अर्निंग को, इन दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो EPS कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, मार्केट प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कर रहा है ना कि वैरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। तो EPS किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। और PE रेशियो स्टॉक प्राइस और अर्निंग का कंपैरिजन करता है, लेकिन EPS स्टॉक प्राइस से डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं होगा। While calculating DER debt to equity ratio, fixed deposit from shareholder as taken as a part of debt। तो क्या कर रहा है कि जब डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का वक्त कंपनी के बोरोइंग इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम शेयर होल्डर को डेप्ट के पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना डेप्ट हैंडल कर रही है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो ऑल करंट लायबिलिटी आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो देखिए यह स्टेटमेंट गलत है। क्विक रेशियो कैलकुलेट करते वक्त सब करंट लायबिलिटी को कंसीडर किया जाता है जो कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करता है। क्विक रेशियो आप जानते हैं ना, देखिए एक होता है करंट रेशियो जो कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, और एक होता है क्विक रेशियो जो कि क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। क्विक एसेट और करंट एसेट में क्या अंतर है, क्योंकि करंट एसेट में से जो कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक्स हो गए वगैरह। ठीक है, तो जिसको हम लोग तुरंत का तुरंत जो है करंट एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको माइनस करके हमारा क्विक एसेट आता है। तो क्विक एसेट में सारा करंट लायबिलिटी को लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डेटर टर्नओवर रेशियो इज हायर इफ द कंपनी सेल मोर गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस देन कैश बेसिस। क्या कह रहा है, यह गलत है। देखिए डेटर टर्नओवर रेशियो हाई तब होता है जब कंपनी अपने रिसीवेबल्स को, अब मैं बोल रहा हूँ रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ, रिसीवेबल्स का मतलब कि जो कंपनी ने उधार दे रखा है और जिसको कंपनी को मिलेगा बाद में, उसको बोलते हैं रिसीवेबल। जब भी कंपनी अपने रिसीवेबल को एफिशिएंटली कलेक्ट करती है, मतलब जो पैसा है उसको कलेक्ट करना, तो DTR हमारा क्या होगा, हाई होगा, राइट। अगर ज़्यादा क्रेडिट पर गुड्स बेची जाती है तो डेटर टर्नओवर रेशियो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जितना ज़्यादा क्रेडिट पे गुड्स बेचिएगा तो उतना DTR आपका कम होगा, और यदि आप उसको रिकवर कर लेते हैं, जो पैसा आपका रिसीवेबल उसको रिकवर करते हैं, DTR आपका हाई होगा, क्योंकि रिसीवेबल का कलेक्शन स्लोअर होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ क्या कर रहा है, कंपनी यदि ज़्यादा गुड्स क्रेडिट बेसिस पर बेचती है, ठीक है, तो उसका जो डेटर टर्नओवर रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा उधार पे बेच रही है तो रिसीवेबल उसका टाइम बढ़ जाएगा रिसीवेबल को कलेक्ट करने का, और जैसे ही रिसीवेबल का टाइम कलेक्ट करने का टाइम बढ़ेगा तो हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो कम हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन इसमें सब का सब रेशियो है, PE रेशियो, EPS रेशियो। तो हमने क्या देखा, कौन सा सही है इसमें, ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कंपनी शेयर होल्डर से फिक्स डिपॉजिट ले रही है, ठीक है, ये कोई कंपनी है और ये कोई शेयर होल्डर है, इससे ये क्या ले रही है, FD ले रही है। ठीक है, यह डिपॉजिट को डेप्ट के पार्ट में काउंट किया जाता है जब डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जब DER कैलकुलेट करेंगे ना, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो ये FD जो इससे ली है वो हमारा डेप्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो कम होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। तो ताकि कंपनी को लीवरेज का एक्यूरेट पिक्चर मिल सके। तो हमने क्या देखा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम लोग DET बोलते हैं, DER बोलते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो में फिक्स डिपॉजिट को डेप्ट का पार्ट माना जाता है। EPS मार्केट प्राइस से वेरी नहीं करता, लेकिन PE रेशियो मार्केट प्राइस और अर्निंग के रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, तो हमने देखा DSCR रेशियो और डेप्ट इक्विटी रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आपके लिए कैप्सूल कोर्स रेडीमेड तैयार है। इन सभी क्वेश्चन को आपको यदि PDF फॉर्मेट में चाहिए तो कैप्सूल कोर्स के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों आपको हर एक वो कंटेंट मिलेंगे हमारे कैप्सूल कोर्स में जो कि इफेक्टिवली डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाई डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीजेज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ कंपनी। अभी मैंने आपको बताया डेप्ट और इक्विटी का जो रेशियो होता है वो यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, ये गलत है। देखिए आपका यदि D/E रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो हायर है, इसका मतलब हुआ कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन है, मतलब डेप्ट ज़्यादा है, यही ना मतलब हुआ, ठीक है। तो जो कंपनी के प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। आपका लोन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट तो कम ही होगा ना, इंटरेस्ट इनकम पे करना होगा,
सिंपल सी बात है, आपका लोन ज़्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा, और इंटरेस्ट ज़्यादा पे करिएगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे ये बढ़ाएगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। क्या लगता है? हाँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी का इंडिकेटर है। सॉल्वेंसी का मतलब पहले क्या होता है ये समझिए। सॉल्वेंसी का मतलब कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करने की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करने की कितनी कैपेसिटी है, समझ रहे हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारा DER ज़्यादा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, तो कंपनी ज़्यादा डेब्ट ले रही है जो कि रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ये बताएगा ना कि सॉल्वेंसी कितना है। फिर कह रहा है कि हाई करंट रेशियो, ये सही है, हाई करंट रेशियो इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए करंट रेशियो हाई है, करंट रेशियो होता क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब मान लीजिए कि एक यूनिट करंट लायबिलिटी है, तो उस केस में आपका मान लीजिए करंट एसेट 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये ना होता है हमारा करंट लायबिलिटी हायर होने का मतलब, करंट रेशियो हायर होने का मतलब, ठीक है। तो एक यूनिट करंट एसेट के लिए आपके पास 2 यूनिट, एक यूनिट करंट लायबिलिटी के लिए आपके पास 2 यूनिट करंट एसेट है, ठीक है। तो ये तो गलत वाली बात है, ये इनएफिशिएंसी को दिखाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास, आप देखिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज है। मतलब करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी बैंक के लिए करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल बताइए। बैंक के लिए करंट लायबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है ऑब्लिगेशन, बैंक ऑब्लिगेशन, जैसे बैंक का जो FD है, RD है वगैरह, ठीक है। तो एक यूनिट करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए इसके पास 2 यूनिट है लोन का। ये तो गलत है, ये तो पैसा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है, राइट। समझ रहे हैं बात को। तो अगर रेशियो ज़्यादा होता है तो कंपनी ज़्यादा, तो इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि, लेकिन ये हमेशा एफिशिएंट मैनेजमेंट का इंडिकेटर नहीं होता, कि कभी कभी हाई रेशियो इनएफिशिएंट, तो मतलब बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस एंड शुड बी एक्सक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, पहली बात तो ये समझिए, और जो फिक्स एसेट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर इट यूजफुल लाइफ, यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे ना तो डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जैसे कि ये अगर एक कंपनी के पास 1 करोड़ की इक्विटी और 50 लाख का लोन है, तो DER कितना हो जाएगा, 0.5 होगा। नहीं, 1 करोड़ का इक्विटी और 50 लाख का लोन, तो 50 बटे 1 करोड़, तो 0.5 नहीं हो जाएगा DER, ठीक है। तो मतलब कंपनी के पास ज़्यादा इक्विटी है कंपेयर टू लोन, विच इज़ अ गुड साइन फॉर सॉल्वेंसी। चलिए ये बातें समझ में आई आपको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है फिक्स एसेट रेशियो के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ रेशियो ऑफ फिक्स एसेट एंड नेटवर्थ। यह कह रहा है कि फिक्स एसेट और नेटवर्थ का रेशियो होता है, ये गलत है, क्योंकि फिक्स एसेट रेशियो फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड के साथ कंपेयर करता है। फिक्स एसेट को किससे कंपेयर करेगा, लॉन्ग टर्म फंड के साथ कंपेयर करेगा, राइट, ना कि नेटवर्थ के साथ। प्लीज़ रिमेंबर इट, फिक्स एसेट रेशियो कंपेयर द फिक्स एसेट विद द लॉन्ग टर्म फंड्स। ऑप्शन बी का राइट इज रेशियो ऑफ फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि फिक्स एसेट का लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किया गया है। देखिए अगर रेशियो 1 है, ठीक है, या 1 से ज़्यादा है, तो कंपनी अपने फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड से अच्छे से फाइनेंस कर रही है, राइट। तो ये हमें यही बताता है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि रेशियो लेस देन 1 इंडिकेट दैट शॉर्ट टर्म रिसोर्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट। तो यदि हमारा लेस देन 1 है, इसका मतलब होता है कि कुछ फिक्स एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस किया जा रहा है, पर इसका पूरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका फोकस है ये हमेशा नहीं होता, राइट। ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये इनकरेक्ट है। देखिए मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 80 लाख का लॉन्ग टर्म फंड रेज किया और उसे 60 लाख के प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। ध्यान दीजिएगा 80 लाख का इसका क्या है, लॉन्ग टर्म फंड है, इसको बोरोइंग पे लिया है, लॉन्ग टर्म फंड इसने रेज किया है, और उससे क्या किया इसने 60 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। तो ये एसेट हो गया इसके लिए, ठीक है, और ये बोरोइंग है तो ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब ये रेशियो हमारा फिक्स एसेट का, ये कैसा एसेट है, फिक्स एसेट है। तो ये जो फिक्स एसेट है और उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे फिक्स एसेट को कंपेयर किया जा रहा है लॉन्ग टर्म फंड से। तो यहाँ लॉन्ग टर्म फंड है 60/80, ये लगभग कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम है। तो 0.75 बताता है कि फिक्स एसेट प्राइमरीली लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किए गए हैं, लेकिन कुछ फंड अभी भी स्पेयर है, हमारे पास कुछ फंड अभी भी क्या है, स्पेयर है। मतलब यहाँ क्या कर रहा है कि रेशियो ऑफ लेस देन 1 इंडिकेट दैट शॉर्ट टर्म रिसोर्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स को समराइज कर लें। अभी जो हमने 3 पॉइंट समझे। पहले मैंने क्या बताया कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है वो सॉल्वेंसी का इंडिकेटर होता है, इसको सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, राइट।
तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या देखा कि जो फिक्स एसेट रेशियो होता है, फिक्स एसेट रेशियो, ये इससे पता चलता है कि कंपनी अपने फिक्स एसेट को कितने अच्छे से फाइनेंस कर रही है यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड। और हाई रेशियो कभी कभी ज़्यादा डेप्ट या एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट को इंडिकेट कर सकते हैं। तो हर रेशियो को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है, अमाउंट ऑफ 40,000 फॉर 3 ईयर फीचेज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11%, द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ईच। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये अमाउंट है 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 11% है। तो 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 40,000 गुने 11 गुने 3 अपॉन 100 यही होगा ना, क्योंकि ये पर एनम है और ये 3 साल का रहा है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 13,200 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एन्युटी का टाइप नहीं है? ठीक है, कौन सा एन्युटी का टाइप नहीं है? तो पहला कह रहा है स्पेशल एन्युटी, यह गलत ऑप्शन है क्योंकि ये स्पेशल एन्युटी कोई स्पेसिफिक एन्युटी नहीं होता। दूसरा कर रहा है एन्युटी ड्यू, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है। एन्युटी ड्यू वो होता है जिसमें पेमेंट पीरियड के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है? जिसमें पेमेंट जो है पीरियड के स्टार्टिंग में, ये पीरियड है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट पीरियड के स्टार्टिंग में होता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि रेंट है, तो रेंट जो आप एडवांस में पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एन्युटी ड्यू कहलाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में आप पे कर रहे हैं। और ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है? ऑर्डिनरी एन्युटी होता है कि पेमेंट पीरियड के एंड में हो रहा है, स्टार्टिंग में ना करके आप एंड में कर रहे हैं पेमेंट, तो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कार लोन का मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जैसे एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है, आपने घर किराए पे दिया है और टेनेंट हर महीना के स्टार्टिंग में रेंट दे रहा है, तो ये एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है। और अगर आप ईएमआई कार लोन पे कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने देखा। तो एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी, ये 2 तरह के एन्युटी होते हैं और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन जो है कंपाउंडिंग के बारे में सही है? पहला कह रहा है व्हेन द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज मोर। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें क्या कह रहा है कि जब कंपाउंडिंग पीरियड कम होता है, कि जैसे कंपाउंडिंग पीरियड कम होने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका अभी एनुअल था तो हाफ ईयरली हो गया, या हाफ ईयरली है तो मान लीजिए कि आपका क्वार्टरली हो गया। ठीक है, तो जब कंपाउंडिंग पीरियड कम होता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कह रहा है। तो क्योंकि देखिए इंटरेस्ट फ्रिक्वेंटली कंपाउंडेड होगा और एक्यूमुलेट होता है तो टोटल अमाउंट को बढ़ा देता है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट मीन्स दैट इंटरेस्ट इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट आप पहले कमा चुके हैं उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेयर टू अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर लगता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। और कह रहा है ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सब के सब स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक तरीका है डेप्ट रिपेमेंट का? विच आर द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और मान लीजिए कि 10% का एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट पहले साल कितना मिलेगा? 1,000। ये आपने इन्वेस्ट किया है तो पहले साल 1,000 का इन्वेस्ट मिलेगा। दूसरे साल जो आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले साल का आपको इंटरेस्ट मिला कितना? 1,000। ये एक्यूमुलेटेड है, इस पे 10% ले लीजिए तो 100 हो जाएगा, और प्लस जो आपको पहले से प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिलने वाला था, टोटल आपको कितना मिलेगा? टोटल आपको मिलेगा 11,000। ठीक है, के स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा कथन बॉन्ड के बारे में गलत है, विच इज़ नॉट करेक्ट। पहला कह रहा है बॉन्ड और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या लगता है आपको? देखिए, बॉन्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, यह एक तरह का लोन होता है जो कंपनी इन्वेस्टर से लेती है। इन्वेस्टर को बॉन्ड के थ्रू पैसा मिलता है विथ इंटरेस्ट, कूपन बोलते हैं उसको। बॉन्ड्स आर द पार्ट ऑफ नेटवर्थ ऑफ एन इंटरप्राइज, ये गलत है। बॉन्ड कंपनी की लायबिलिटी में काउंट होते हैं, राइट। बॉन्ड इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ में नहीं, राइट। तो नेटवर्थ वो होती है जो कंपनी की ऑन एसेट होते हैं माइनस लायबिलिटी, राइट। तो बॉन्ड का लायबिलिटी है, बॉन्ड एक लायबिलिटी है क्योंकि इन्हें रिपे करना होता है। बॉन्ड इज इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि बॉन्ड कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। कूपन, जैसे मान लीजिए कि कंपनी 1 करोड़ रेज करना चाहती है तो वो बॉन्ड इशू करती है जो कि इन्वेस्टर को खरीदना होगा, और कंपनी को ये पैसा रिपे करने पड़ेंगे विथ इंटरेस्ट। फिर कह रहा है कि बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है।
और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ऑप्शन लिखा रहा है कि ऑप्शन लिखा रहा है द होल्डिंग पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट रेट डिसअपियर, इंटरेस्ट रेट डिसअपियर। तो ड्यूरेशन बॉन्ड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेंसिटिविटी को मेजर करता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट चेंज। तो ड्यूरेशन वो पीरियड है जहाँ इंटरेस्ट रेट रिस्क न्यूट्रल होता है, राइट। यानी अगर आप बॉन्ड को उतने टाइम तक होल्ड करते हैं तो आपका रिस्क कम होता है। मतलब हमारा जो बॉन्ड है ना, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क से कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको पता ही होगा कि बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो एक सर्टेन पीरियड है जिस दौरान जो है बॉन्ड का प्राइस जो है ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, जिसको हम लोग ड्यूरेशन बोलते हैं। लेकिन यदि ड्यूरेशन के पीरियड के बाद होगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा बॉन्ड का प्राइस, वो कहलाता है कि मतलब रिस्क नहीं होगा, रिस्क जो है डिसअपियर होता है। ये सही बात है, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन वो टाइम तक होता है जहाँ तक इंटरेस्ट रेट रिस्क का इफेक्ट जो है हमारे बॉन्ड के प्राइस पर ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन बी का रहा है द पीरियड फॉर विच रिमेनिंग फॉर द मैच्योरिटी। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। द पीरियड फॉर विच बॉन्ड हैज़ बीन इशूड, ये भी गलत है। फिर कह रहा है गैप बिटवीन टू इंटरेस्ट, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉन्ड की ड्यूरेशन 5 साल है, इसका मतलब अगर 5 साल तक बॉन्ड होल्ड करते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट चेंज के इफेक्ट से थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ये बात बताया ड्यूरेशन का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सवाल बनता ही है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कूपन रेट के बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लेस देन इट पार वैल्यू, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखिए जब मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कूपन रेट से, इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट से ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, बॉन्ड की वैल्यू पर वैल्यू से कम होता है, राइट। बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से कम होगा, तो जो बॉन्ड वैल्यू है दैट विल बी लेस देन द पार वैल्यू। तो यही तो चीज़ आपको बताना है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट के बराबर है, तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी कह रहा है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज मोर देन इट पार वैल्यू। तो देखिए बॉन्ड का वैल्यू लेस देन पार वैल्यू कब होता है, जब इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज़्यादा होता है तब। फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ मोर देन पार वैल्यू, ये भी गलत है। जब हमारा मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट से कम होता है तब बॉन्ड की वैल्यू जो है पार वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हेन वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू पार वैल्यू, बिल्कुल सही बात है कि जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार्केट रेट कूपन रेट के बराबर होता है तो बॉन्ड की वैल्यू उनके पार वैल्यू के बराबर होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि डिसाइडेड बाय द अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉन्ड का पार वैल्यू 1000 रुपया है, मतलब 1000 रुपीज़ शो कर रहा है, ठीक है, और कूपन रेट है 5%, ये भी ठीक है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट भी 5% है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वही 5% है, तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितना ही होगा, बॉन्ड का मार्केट प्राइस भी 1000 ही होगा, राइट। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बॉन्ड अभी हमने क्या सीखा कि बॉन्ड एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के लायबिलिटी में आता है, नेटवर्थ में नहीं आता। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वो पीरियड जहाँ इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है, और मार्केट ड्यूरेशन। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि मार्केट इंटरेस्ट रेट वर्सेस कूपन रेट, अगर दोनों बराबर हैं तो बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू के बराबर होती है। तो ये हमने 3 पॉइंट अभी देखे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। बॉन्ड कैन बी इशूड ओनली विद कॉल ऑप्शन, नहीं। पुट ऑप्शन, नहीं। बॉन्ड कैन, दोनों से, पुट से भी कर सकते हैं, कॉल से भी कर सकते हैं, राइट। आपको पता ही होगा पुट में क्या होता है, सेलिंग ऑप्शन होता है, कॉल में क्या होता है, बाइंग ऑब्लिग। और ऑप्शन का मतलब पता ही होगा कि ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, ये राइट है, राइट। आप इसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये होता है हमारा ऑप्शन। अगला सवाल है कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल बराबर बनता है, ठीक है। तो देखिए जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई कूपन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी गेट एनी कूपन बिकॉज कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जीरो। जैसे मान लीजिए कि पार वैल्यू 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको जीरो कूपन बॉन्ड पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, देयर आर इशूड एट डिस्काउंट टू द पार वैल्यू। हाँ, डिस्काउंट पे तो होगा ये इशू। जैसे मान लीजिए कि 100,000 रुपीज़ का आपका बॉन्ड है तो आपको 990 में दिया, ठीक है, तो 990 आपने पेमेंट किया, 990 आपको 1000 का मिला, राइट। द बॉन्ड होल्डर रिसीव द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द रिडेम्पशन डेट, और ये सब का सब सही है ना। आपको कोई कूपन नहीं मिलेगा, नो रेगुलर इंटरेस्ट, जो फुल प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा रिडेम्पशन डेट पे। देखिए अगला सवाल है कि जब एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे इट इज नोन एज, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक होता है हमारा, दो चीज़ यहाँ समझना जरूरी है, एक होता है हमारा सेटलमेंट डेट और एक होता है हमारा डील डेट, जिस दिन हमने डील किया। तो मान लीजिए कि डील आज हमने किया, आज मान लीजिए कि 22 तारीख है, ठीक है, 22 अक्टूबर है,
आज हमने डील किया, और जो एक्सचेंज सेटलमेंट यानी कि सेटलमेंट जो हो रहा है वो 23 को हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको टॉम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टॉम बोला जाएगा। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे, आपने ध्यान दीजिएगा, वर्किंग डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग डे बार बार लिखा गया है कि यदि मान लीजिए कि कल संडे आ जाए तो कल तो डील होगा नहीं, कल तो सेटलमेंट होगा नहीं, तो अगले दिन होगा, ठीक है, तो वही टॉम ही कहलाएगा। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आज 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर को हमारा डीलिंग हुआ, और जो करेंसी एक्सचेंज है यानी जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेकंड वर्किंग डे यानी 24 अक्टूबर को हो रहा है, यही ना होगा, और ये दोनों का दोनों वर्किंग डे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं। और उसके बाद का दिन होगा तो उसको फॉरवर्ड रेट बोलेंगे। आज का आज ही होता है तो उसको रेडी रेट बोलते हैं या कैश रेट बोलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है फॉरवर्ड रेट के बारे में सही है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरवर्ड रेट। बहुत अच्छा सवाल है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट रेट द फॉरवर्ड रेट इज मोर देन स्पॉट रेट, द बेस करेंसी इज एट प्रीमियम। तो डायरेक्ट रेट का मतलब समझते हैं आप। डायरेक्ट रेट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने फॉरेन करेंसी को होम कंट्री के करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं $1 बराबर 100 रुपीज़, तो आप क्या कर रहे हैं कि $1 यानी आपका 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी जो है होम करेंसी यानी डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस है, इसको बोलते हैं आप लोग डायरेक्ट रेट। इनडायरेक्ट रेट क्या होगा, जैसे आप लिखेंगे $1 बराबर $0.01, 1 रुपीज़ बराबर इतना डॉलर, तो ये हमारा इनडायरेक्ट रेट होगा। तो कह रहा है कि ये जो डायरेक्ट रेट है और उस केस में जो फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट से ज़्यादा है, तो करेंसी को हम लोग प्रीमियम पे बोलेंगे। क्या लगता है, ये सही है। डायरेक्ट रेट हो और फॉरवर्ड रेट जो है स्पॉट रेट से कम हो तो बेस करेंसी डिस्काउंट पे है, और फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट को बेसिस पॉइंट में एक्सप्रेस करेंगे, उसको फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं। ये भी सही है, ये सब के सब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉरवर्ड पॉइंट डिटरमाइन करता है, बताइए। फॉरवर्ड पॉइंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो देखिए सब पे डिपेंड करता है, चाहे आप सप्लाई डिमांड हो करेंसी का, मार्केट व्यू हो, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस